मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में जीवाणु जनित रोग में अपन ने पढ़ा था लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में अपन ने देखा था। इसका रोग कारक, इसको उपनाम की अगर बात करें तो इसका उपनाम लेप्टोस्पायरोसिस के रेड वाटर ऑफ काव, कई इसके नाम है। रेड वाटर ऑफ काव, रेड वाटर ऑफ काव्स हो गया, एसिम्प्टोमेटिक अबॉर्शन हो गया। रेड वाटर ऑफ काव्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लेप्टोस्पायरोसिस का जो जीवाणु है, लेप्टोस्पायरोसिस का बैक्टीरिया है, लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोजेंस, लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोजेंस जो बैक्टीरिया है वो शरीर में जाता है, उसके बाद में रक्त में जाता है। रक्त में जाने के बाद ये क्या करता है? सेप्टिसीमिया उत्पन्न करता है। मतलब जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु की रक्त में बढ़ी हुई मात्रा को क्या कहा जाता है? सेप्टिसीमिया, या इसको बैक्टीरियमिया भी कहा जा सकता है। सही है। तो रेड वाटर क्यों कहा जाता है इसको? रेड वाटर का मतलब होता है इसमें खून होता है, उसका पानी कर देता है। खून का पानी का मतलब होता है कि ये जो होता है ये आरबीसी में जाके आरबीसी को नष्ट कर देता है। सही है। आरबीसी को नष्ट करने के बाद क्या होगा? हीमोग्लोबिन निकलेगा। ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब हीमोग्लोबिनूरिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। या इसके अलावा ये हो सकता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो लीवर के अंदर जाके बाइल पिगमेंट्स का निर्माण करें, जिनमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन होते हैं। वो शरीर के अंदर जमा होकर क्या करते हैं? पीलिया उत्पन्न करते हैं, जॉन्डिस उत्पन्न करते हैं। तो रेड वाटर को काउस इसमें कह सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक अबॉर्शन, एसिम्प्टोमेटिक अबॉर्शन का मतलब होता है ये अबॉर्शन करवाता है। इसके अलावा वेलिस डिजीज, मड फीवर, ये सब इसके नाम है। कैनाइन टाइफस। सही है। रोग कारक मैंने बताया था, लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोजेंस, लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोजेंस ये होता है, ये सर्प के आकार का होता है, सर्पिलाकार जिसको बोला जाता है। इसका जो मुख होता है, आगे से हेड का पार्ट होता है वो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्पिलाकार आकृति। एपिडेमियोलॉजी की बात करें, इसके संक्रमण की बात करें तो ये मूत्र के द्वारा संक्रमित हो सकता है, एक जीव से दूसरे जीव में जा सकता है, या जो घावों के द्वारा जा सकता है। इसके अलावा दूषित भोजन के द्वारा, दूषित पानी के द्वारा ये शरीर में जा सकता है। जो इन्फेक्टेड माता होती है उसके जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसके स्त्रावों से जा सकता है। गर्भित जो भ्रूण होता है जिसका अबॉर्ट हो चुका है उससे ये दूसरे पशुओं में जा सकता है। ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है जो पशुओं से मानव में जाता है और मानव से पशुओं में भी जा सकता है। रोग जनकता की बात करें तो रोग जनकता मैंने आपको बता ही दिया, शरीर में जाता है, रक्त में जाता है, रक्त में मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। इसको क्या बोला जाता है? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया की कंडीशन होने के बाद ये एक प्रकार का टॉक्सिन स्रावित करता है। टॉक्सिन मतलब एक प्रकार का विषैला पदार्थ स्रावित करता है, जिसको बोला जाता है हीमोलाइसिन। इसको क्या बोला जाता है? हीमोलाइसिन जिसको बोला जाता है। हीमोलाइसिन जो होता है वो आरबीसी को तोड़ने लगता है। आरबीसी को तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन मुक्त होगा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है, जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिनूरिया। इसके अलावा ये जो मुक्त हीमोग्लोबिन है ये लीवर में जा सकता है। लीवर में जाने के बाद जॉन्डिस भी उत्पन्न कर सकता है, मतलब पीलिया भी हो सकता है। ये इसकी हो गई क्या? पैथोजेनेसिस, रोग जनकता। लक्षणों की अगर बात करें तो भूख नहीं लगना, तेज बुखार का होना, सुस्ती और श्लेष्मा झिल्लियों में स्त्राव उत्पन्न होना। इसके अलावा हीमोग्लोबिनूरिया, मूत्र के साथ हीमोग्लोबिन आना। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, एनीमिया जैसी कंडीशन होना। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, क्योंकि अगर आरबीसी नष्ट होगी तो जाहिर सी बात है शरीर में रक्त की कमी होगी। ये सारे इसके क्या हो गए? लक्षण हो गए। डायग्नोसिस की बात करते हो तो डायग्नोसिस में मूत्र का सैंपल ले सकते हैं, भ्रूण का सैंपल ले सकते हैं, यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, स्रावित होने वाले हार्मोन जो हैं, हार्मोनों का भी अपन सैंपल लेके डायग्नोसिस कर सकते हैं। लैब के अंदर इनका डायग्नोसिस कर सकते हैं, इनकी जांच कर सकते हैं, तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हो सकता है। इसके अलावा लक्षणों के आधार पर भी इसकी पहचान की जा सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है बवेसियोसिस, जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण मिलते हैं दूसरे रोग के अंदर, उनको भी अलग करना जरूरी है। जैसे कि बवेसियोसिस, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया जिसको पीपीएस कहा जाता है, फास्फोरस की कमी से होने वाला डिजीज है। इसके अलावा क्रूसीफेरस पॉइजनिंग। क्रूसीफेरस पॉइजनिंग मतलब सरसों की जो फसल होती है या सरसों की जो फैमिली होती है उससे उसके ज़्यादा सेवन से भी ये डिजीज हो सकता है। अगर पशुओं ने ज़्यादा सरसों खा ली तो उससे भी ये रोग, जो क्रूसीफेरस जो रोग होता है वो
उसके लक्षण क्या होते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस से मिलते जुलते हो सकते हैं। इसके उपचार की अगर बात करें तो उपचार में अपन एंटीबायोटिक देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इसके अलावा रक्त के निर्माण को बढ़ाने वाली औषधियाँ, हिमेटिनिक्स हो गई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, लीवर एक्सट्रैक्ट, ये सारी भी देनी चाहिए। इसके अलावा नशेड देना चाहिए दर्द को कम करने के लिए, या दर्द निवारक औषधियाँ देनी चाहिए। एंटी हिस्टामिनिक, फ्लूइड थेरेपी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ें इसको देनी चाहिए। ये हो गया लेप्टोस्पायरोसिस। इसके बाद में नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं, लिस्टीरियोसिस। लिस्टीरिया, लिस्टीरियोसिस, लिस्टीरियोसिस डिजीज है, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा किस्म होता है भेड़ बकरियों में, पहले तो गोवंश में, गायों के अंदर, भेड़ में, बकरियों में भी ये रोग मुख्य रूप से होता है। इनके अंदर ये रोग सबसे ज़्यादा होता है, गोवंश के अंदर, भेड़ के अंदर और बकरियों के अंदर ये रोग सबसे ज़्यादा होता है। अगर अपन बात करते हैं उपनाम की, उपनाम की अगर बात करते हैं तो उपनाम में इसको बोला जाता है सर्कलिंग डिजीज। सर्कलिंग डिजीज इसको क्यों कहा जाता है, सर्कलिंग डिजीज का मतलब होता है गोला, सर्कल का मतलब क्या होता है, गोला। सर्कलिंग डिजीज का मतलब होता है, अगर लिस्टीरियोसिस रोग होता है पशु में, तो पशु होता है वो चारों तरफ एक ही सर्कल में चक्कर काटने लगता है, चारों तरफ एक ही सर्कल में चक्कर काटने लगता है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्कलिंग डिजीज। इस वजह से पशु जो लिस्टीरियोसिस होने के बाद पशु जो होता है वो एक ही चक्कर में, एक ही सर्कल के अंदर, एक ही गोलाकार सर्कल में चक्कर काटने लगता है, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सर्कलिंग डिजीज। इसके अलावा लिस्टेरोसिस बोल सकते हैं इसको, लिस्टेरोसिस भी इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक डिजीज है जो पशुओं से मानव में हो सकता है, मानव से पशुओं में भी हो सकता है। इसके मुख्य लक्षणों की अगर बात कर रहे हैं, मुख्य लक्षणों में बात करें तो ये होता है एक मस्तिष्क शोध, मस्तिष्क झिल्ली शोध। मस्तिष्क झिल्ली शोध का मतलब होता है, ये जो लिस्टीरियोसिस बैक्टीरिया है, लिस्टीरियो मोनोसाइटोजेनेसिस इसका बैक्टीरिया है जो रोग कारक है, वो क्या करता है, पशु के मस्तिष्क में जाके वहाँ की जो झिल्ली होती है, मस्तिष्क की झिल्ली होती है, उसके ऊपर शोध कर देता है। उसके ऊपर शोध मतलब उसमें सूजन पैदा कर देता है, या उसमें इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है, वहाँ पे घाव उत्पन्न कर सकता है, इसलिए मस्तिष्क झिल्ली शोध इसका मुख्य लक्षण हो गया। इसके अलावा गर्भपात कराना, अबॉर्शन, इसके अलावा सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया, ये सारे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। रोग कारक की अपन बात करते हैं, रोग कारक की बात करें तो रोग कारक में लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस बैक्टीरिया है जो इसका रोग कारक है, जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है, लिस्टीरियोसिस, या जिसको सर्कलिंग डिजीज बोला जाता है। इस सर्कलिंग डिजीज जो है, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा लिस्टीरियोसिस का तो वो मेनली रूप से, मुख्य रूप से सर्कलिंग डिजीज के नाम से ही आता है, ये तो आपको याद रखना है सर्कलिंग डिजीज। इससे आपको क्या होगा, इसके पैथोजेनेसिस भी पता चल सकता है कि पैथोजेनेसिस मतलब जो रोग होता है, रोग कारक होता है, वो शरीर में कहाँ कहाँ जाता है, इस चीज़ से ही पता चलता है। क्योंकि सर्कलिंग डिजीज का मतलब है कि अगर उसके दिमाग में, माइंड में अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो तभी वो सर्कल के अंदर चक्कर काटेगा, एक गोले के अंदर चक्कर काटेगा, तो इससे पता चल सकता है कि इसकी पैथोजेनेसिस मतलब जो रोग कारक है वो शरीर के अंदर किस चीज़ को, किस अंग को प्रभावित कर रहा है। रोग कारक हो गया लिस्टीरियो मोनोसाइटोजेनस। अगर इसकी बात करते हैं तो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन सा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। छड़नुमा,
छड़नुमा इसकी आकृति है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर्स का निर्माण ये नहीं करता। इसके अलावा इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, कसाबिका युक्त पहला बैक्टीरिया आया है जिसके अंदर कसाबिका उपस्थित होती है, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। सही है। अब फ्लैजिला उपस्थित है तो ये क्या करेगा, मोशन भी करेगा, गति भी करेगा, तो ये गतिमान भी होता है। फ्लैजिला है, कसाबिका है उसके अंदर उपस्थित है, तो जाहिर सी बात है वो गति भी करेगा। तो कसाबिका है तो गति भी करेगा। और पहला बैक्टीरिया ऐसा आया है जिसके अंदर क्या आई है, कसाबिकाएं आई है। गतिमान जो है इसके पहले जस्ट अपन ने लेप्टोस्पायरोसिस पढ़ा था, उसका बैक्टीरिया था। सही है, लेप्टोस्पायरा इंटेरोजेंस जो होता है उसमें भी गति पाई जाती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, कसाबिकाएं नहीं थी, फ्लैजिला उसमें नहीं थे। उसमें गति तो थी लेकिन उसमें फ्लैजिला नहीं थे। अगर लिस्टीरिया की बात करते हो तो इसमें गति भी है और कसाबिकाएं भी इसके अंदर उपस्थित होती हैं। तो ये हो गई रोग कारक की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस प्रकार होता है। एपिडेमियोलॉजी मतलब इसका फैलाव किस प्रकार होता है। ये संक्रमित भोजन से या आहार नाल से भी संक्रमित कर सकता है, या पानी से, संक्रमित पानी से, संक्रमित भोजन या पानी से भी फैल सकता है, संक्रमित भोजन से भी फैल सकता है, और आहार नाल के अंदर जाके आहार नाल में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये ब्लड में मिला दिया जाता है। सही है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस जो होता है वो पशुओं की आहार नाल में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। पशुओं की आहार नाल में उपस्थित होता है, पहले से ही उपस्थित हो सकता है। अगर पहले से उपस्थित नहीं है तो संक्रमित भोजन या संक्रमित पानी से आहार नाल में जा सकता है। इसके अलावा सड़े या गले हुए चारे से, सड़े गले चारे से भी इसका संक्रमण हो सकता है। इसके अंदर जो होते हैं ये बैक्टीरिया होता है ये मर्दा के अंदर कई महीनों तक जीवित रह सकता है। मर्दा में कई महीनों तक जीवित रह सकता है, कई महीनों तक जीवित रह सकता है। इसके अलावा मल से ये पशुओं में जा सकता है, क्योंकि आहार नाल में अगर है तो वो मल में भी आएगा, जाहिर सी बात है। तो मल से भी पशुओं को संक्रमित कर सकता है। ये गर्भपात करता है पशुओं के अंदर क्या होता है, अबॉर्शन उत्पन्न करता है, गर्भपात उत्पन्न करता है। तो जो गर्भाशय के स्त्राव होते हैं उनसे भी ये फैल सकता है, गर्भाशय के स्त्रावों से भी फैल सकता है। मृत भ्रूण से भी ये स्वस्थ पशु को संक्रमित कर सकता है, मृत भ्रूण से भी, क्योंकि अगर अबॉर्ट होगा तो जाहिर सी बात है जो भ्रूण है वो मरा हुआ पैदा होगा और उसके अंदर भी बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा मिल्क द्वारा संक्रमित पशु का अगर दूध पीते हैं तो उससे भी ये पशु स्वस्थ पशुओं को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। क्या है, एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है, और जूनोटिक डिजीज है तो जाहिर सी बात है ये पशुओं से मानव में जा सकता है, मानव से पशुओं में आ सकता है। ये हो गई एपिडेमियोलॉजी, किस प्रकार इसका फैलाव होता है। एक
स्वस्थ पशु एक रोगी पशु से स्वस्थ पशु में इसका संक्रमण किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? सड़े गले चारे से ये जा सकता है, सही है। मादा आहार नाल के अंदर उपस्थित हो सकता है, मृदा के अंदर भी ये कई महीनों तक सक्रिय रह सकता है सड़े गले पदार्थ से, और या अपन बात करते हैं भोजन से, संक्रमित भोजन या संक्रमित पानी से आहार नाल में जा सकता है। मल के द्वारा स्वस्थ पशुओं को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा भ्रूण, ये अबॉर्शन करता है तो भ्रूण का जो पार्ट होता है या भ्रूण मृत भ्रूण है उससे भी स्वस्थ पशुओं में जा सकता है, सही है। इसके अलावा ये जो गर्भाशय से स्रावित होने वाले जो तरल होते हैं उनसे भी स्वस्थ पशु को संक्रमित कर सकता है। दूध से भी ये संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लक्षणों, पहले देख लेते पैथोजेनेसिस। रोगजनकता, रोगजनकता की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये आहार नाल में उपस्थित हो सकता है। आहार नाल में क्या हो सकता है? उपस्थित हो सकता है। आहार नाल में अगर उपस्थित नहीं है तो ये किसी भी संक्रमण से, दूषित भोजन से, दूषित पानी से ये आहार नाल में जा सकता है। आहार नाल में जाने के बाद ये क्या करता है? आहार नाल में जाने के बाद ये रक्त में चला जाता है। आहार नाल में जाने के बाद ये क्या करता है? रक्त में चला जाता है। रक्त में जाने के बाद वहां पे क्या उत्पन्न करता है? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया उत्पन्न करता है। सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है? अगर ये रोग कारक है वो रक्त के अंदर जाएगा, रक्त के अंदर जाके अपनी संख्या बढ़ाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? सेप्टिसीमिया, सही है। सेप्टिसीमिया उत्पन्न करता है। इसके बाद में सेप्टिसीमिया उत्पन्न करने के बाद में एक विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, रक्त में एक विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है। उस विषैला पदार्थ को क्या कहा जाता है? हीमोलाइसिन। इस विषैले पदार्थ को क्या बोला जाता है? हीमोलाइसिन। यह इसका एक नाम और है, हीमोलाइसिन का एक नाम और है लिस्टीरियोलाइसिन बी। लिस्टीरियोलाइसिन बी, इस नाम से भी इसका जो विषैला पदार्थ होता है सेप्टिसीमिया उत्पन्न होने के बाद ये विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, सही है, हीमोलाइसिन। इस हीमोलाइसिन को लिस्टीरियोलाइसिन बी भी कहा जाता है। अब ये जो पदार्थ है ये क्या करता है? उसी प्रकार आरबीसी का विघटन, आरबीसी को तोड़ेगा। आरबीसी को तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन मुक्त होगा। हीमोग्लोबिन मुक्त होता है। हीमोग्लोबिन मुक्त होता है तो ये पेशाब के साथ या यूरिन के साथ, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। हीमोग्लोबिनूरिया कंडीशन हो सकती है या जॉन्डिस कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। या तो ये करेगा, अगर ये इसके अलावा ये मस्तिष्क में भी जा सकता है। रक्त में जाने के बाद कहाँ जाएगा? ये मस्तिष्क में भी जा सकता है। इसके बाद में ये अपन बात करते हैं आरबीसी को तोड़ने के बाद क्या करता है? ये आरबीसी को तोड़ेगा, उसके बाद में इसके पश्चात ये किस में जा सकता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में जा सकता है और मस्तिष्क झिल्ली का शोध उत्पन्न कर देता है। मस्तिष्क झिल्ली का शोध का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन उत्पन्न कर सकता है या घाव उत्पन्न कर सकता है। ऐसी कंडीशन को शोध बोला जा सकता है। तो अपन डायरेक्टली रूप से ऐसे कह सकते हैं कि मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है, मेनिंजाइटिस जिसको बोला जाता है, मेनिंजाइटिस, उसको क्या करता है? मस्तिष्क झिल्ली को, उसमें सूजन उत्पन्न कर सकता है या उसमें घाव उत्पन्न कर सकता है। तो मस्तिष्क झिल्ली का ये शोध उत्पन्न कर सकता है। तो इस वजह से क्या होता है? इस मस्तिष्क झिल्ली का शोध उत्पन्न होने की वजह से जो पशु होता है वो एक सर्कल के अंदर चक्कर काटने लग जाता है, जिस वजह से इसको बोला जाता है सर्कलिंग डिजीज। क्या बोला जाता है? सर्कलिंग डिजीज। ये इसकी होगी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस दोबारा समझो, आहार नाल में जाएगा, या तो ये दूषित भोजन से जा सकता है, दूषित पानी से जा सकता है,
या किसी भी स्रोत जो मैंने आपको बताया एपिडेमियोलॉजी में अपने सारे स्रोत देखे, भ्रूण से या गर्भाशय के तरल पदार्थों से आहार नाल में जाएगा, आहार नाल में जाने के बाद रक्त में जाएगा, रक्त में जाने के बाद ये अपना संख्या बढ़ाएगा, संख्या बढ़ाने के बाद क्या उत्पन्न करेगा, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया के बाद क्या होता है, सेप्टिसीमिया उत्पन्न करने के बाद रक्त में हीमोलाइसिन नाम का या लिस्टीरियोलाइसिन बी नाम का एक क्या उत्पन्न करता है, लिस्टीरियोलाइसिन बी नाम का एक विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है। ये विषैला पदार्थ वही आरबीसी को तोड़ने का काम करेगा, आरबीसी के विघटन का काम करेगा। उसके बाद में हीमोग्लोबिन मुक्त होता है। ये हीमोग्लोबिन यूरिया के साथ उत्सर्जित हो सकता है या ये लीवर में जाके क्या जॉन्डिस उत्पन्न कर सकता है, पीलिया उत्पन्न कर सकता है। सही, ये हो गया। इसके पश्चात क्या होता है, आरबीसी के बाद में क्या होता है, ये मस्तिष्क में जाएगा। मस्तिष्क की झिल्ली जो होती है जिसको मेनिंजेस बोला जाता है, उसमें शोध उत्पन्न करेगा जिसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है, और उसकी वजह से जो पशु होता है वो चक्कर काटने लग जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा। वहाँ पे आगे अपन लक्षण इसके देखेंगे। तो इसलिए इसको बोला जाता है सर्कलिंग डिजीज। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। इसके बाद में आते हैं लक्षण। लक्षण की बात करते हैं। अब इसमें कई फॉर्म्स हो सकती है, जैसे कि 3 प्रकार की फॉर्म अपन इसमें देखेंगे। एक तो मेनिंजियोसिफिलाइटिस फॉर्म। मेनिंजियोसिफिलाइटिस का फॉर्म का मतलब होता है अगर ये मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क में जाने के बाद ये कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये गर्भाशय में जाता है, गर्भाशय में जाने के बाद अबॉर्शन उत्पन्न कर सकता है। और अबॉर्शन की कंडीशन कौन कौन सी होती है, अबॉर्शन में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में सेप्टिसीमिया, मतलब ये रक्त में जाने के बाद क्या क्या करेगा और कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करेगा। सबसे पहले अपन इसके लक्षणों में देखते हैं। पहला, मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस फॉर्म। मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस फॉर्म मस्तिष्क के अंदर ये क्या उत्पन्न कर सकता है, मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क का शोध उत्पन्न कर सकता है, मस्तिष्क झिल्ली का अगर शोध उत्पन्न कर सकता है तो उस समय इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। देखो, भूख नहीं लगना पहला लक्षण। नेक्स्ट लक्षण इसमें आता है तेज बुखार। तेज बुखार, जो तेज बुखार है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकती है, तेज बुखार। इसके अलावा तनाव में होना, जाहिर सी बात है अगर मस्तिष्क में कोई शोध उत्पन्न होता है तो पशु तनाव में आ जाता है। इसके अलावा लार गिरना, अत्यधिक मात्रा में लार का गिरना, ये इसके लक्षण हो गए। चेहरे के केवल एक तरफ लकवा आना, चेहरे के एक तरफ लकवा होना, एक तरफ लकवा होना, एक तरफ की जो पलकें होती है या होठ जो होते हैं वो अगतिशील हो जाते हैं। पलकें, आंखों की पलकें या होठ जो होते हैं उनके अंदर लकवा आ जाता है। सही है, ये अगतिशील हो जाती है। इसके अलावा जो पशु जो होता है सिर को एक ही साइड में रखता है, सिर को एक ही तरफ रखता है। नेक्स्ट इसका लक्षण है सिर को दीवार से दबाता है, दीवार या कोई ठोस वस्तु हो सकती है, दीवार या ठोस वस्तु से दबाता है। इसके अलावा चक्कर काटना, एक ही सर्कल के अंदर चक्कर काटना, अभी बताया था इसके बारे में मैंने, चक्कर काटने के बारे में, इसीलिए इसको बोला जाता है सर्कलिंग डिजीज। आंखों में सूजन,
आंखों में सूजन, और अगर गंभीर स्थिति है तो मृत्यु भी हो सकती है। ये सारे लक्षण जो होते हैं मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस फॉर्म में दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे जो जब ये रोग कारक जो होता है मस्तिष्क में प्रवेश करता है और मस्तिष्क की झिल्ली में अगर शोथ उत्पन्न करता है तो उस समय कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? भूख नहीं लगना, तेज बुखार जो 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकती है, पशु जो होते हैं तनाव में आना, लार का गिरना, सही है, लार के गिरना, या चेहरे के एक तरफ लकवा आना जिसमें एक तरफ की पलकें या एक तरफ के जो होंठ है वो अगतिशील हो जाते हैं, सही है, सिर को एक ही तरफ घुमाए रखना, या सिर को ठोस वस्तु से या दीवार से टकराना, बार बार उसको दबाना, चक्कर काटना, एक ही जगह पर चक्कर काटना। इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा सर्कलिंग डिजीज। इसी आधार पर इसका नाम पड़ा सर्कलिंग डिजीज। आंखों में सूजन उत्पन्न होना और गंभीर स्थिति के अंदर क्या होता है, पशु की मृत्यु भी हो सकती है। यह हो गया मेनिंजियो इंसेफेलाइटिक फॉर्म। नेक्स्ट आती है दूसरी फॉर्म, अबॉर्टिक फॉर्म, अबॉर्शन फॉर्म। नेक्स्ट आती है अबॉर्शन फॉर्म। अबॉर्शन फॉर्म में क्या होता है, लगभग 7वें महीने में या इसके बाद अबॉर्शन होना, 7 या ज्यादा महीने में गर्भपात, 7वां या ज्यादा महीने में गर्भपात हो सकता है। भेड़ बकरियों की बात करें, यह तो किसकी बात थी, केटल की। अगर सीप और गोट की अगर बात करें, सीप और गोट की बात करें तो इसमें 12वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह में अबॉर्शन देखने को मिलता है। 12वें सप्ताह में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जैसी कंडीशन, जिसको ROP कहा जाता है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब होता है कि गर्भपात के बाद भी जो प्लेसेंटा होता है वो शरीर से बाहर नहीं निकलता। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। तो ऐसी कंडीशन भी इसमें देखने को मिल सकती है। जो गर्भित भ्रूण होता है, जो गर्भपात होने के बाद जो भ्रूण होता है उसके अंदर क्या होता है, गर्भपात भ्रूण में छोटे छोटे पीले घाव दिखाई जाते हैं, छोटे छोटे पीले घाव उसके ऊपर नजर आते हैं। जो भ्रूण होता है, गर्भित भ्रूण होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पीले घाव दिखाई देते हैं। तो किस कलर के होते हैं, पीले नारंगी रंग के। इसके अलावा भ्रूण का जो फेसिस होता है जिसको म्यूकोनियम बोला जाता है, म्यूकोनियम का कलर क्या होता है, म्यूकोनियम का कलर होता है पीले या नारंगी कलर का। पीले नारंगी रंग का म्यूकोनियम हो सकता है। म्यूकोनियम का मतलब होता है जो भ्रूण होता है, गर्भपात भ्रूण है उसका मल, उसको क्या बोला जाता है, म्यूकोनियम। तो इसका कलर क्या हो सकता है, पीले से नारंगी रंग का इसका कलर हो सकता है। तो ये हो गई अबॉर्टिक फॉर्म। तीसरी अपन बात करते हैं सेप्टिसेमिक फॉर्म। सेप्टिसेमिक फॉर्म अगर रक्त के अंदर बैक्टीरिया जो होता है उसकी मात्रा ज़्यादा है तो उस समय कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया जिसको बोला जाता है, बुखार, इसके अलावा कमजोरी, हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, डायरिया, धुंधलापन, आंखों से कम दिखाई देना। ये कंडीशन सारी हो सकती है सेप्टिसेमिक फॉर्म में, कि जब रक्त में अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उस समय में भूख नहीं लगना, बुखार, कमजोरी, दस्त और धुंधलापन, आंखों से धुंधला दिखाई देना, ये सारे लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे डायग्नोसिस का, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट के बारे में।